ए वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अभिवादन, अभिनंदन टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप सभी का इकोनॉमिक्स की इस कक्षा में स्वागत है। इस कक्षा में हम कक्षा 12 इकोनॉमिक्स की बुक भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के यूनिट 7 एम्प्लॉयमेंट रोजगार पार्ट 2 के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 में इस चैप्टर के कुछ पार्ट्स कंप्लीट किए थे। आधा चैप्टर के करीब हमने पढ़ लिया था। उसमें हमने सबसे पहले सलेबस के बारे में बात करी थी कि सलेबस क्या है इसका। सलेबस के साथ साथ फिर हमने श्रमिक कौन होता है ये बात करी थी। रोजगार एम्प्लॉयमेंट क्या होता है ये बात करी थी। इसके बाद रोजगार के महत्व की बात करी थी कि हम कार्य क्यों करते हैं, कोई भी कार्य करने के लिए, कोई भी रोजगार करने से हमें क्या प्राप्त होता है, लोग रोजगार क्यों करते हैं। इसके बाद हमने श्रमिक की परिभाषा की बात करी थी, श्रमिक की परिभाषा पढ़ी थी। इसके साथ साथ ये भी बात करी थी, ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर में पूछ ली जाती है कि महिलाएं, ऐसी महिलाएं जो गृहस्थ में अपना कार्य, अपने घरेलू कार्य जैसे खाना बनाना, पानी लाना, ईंधन लाना, कपड़े धोना, है ना, अपने घरों में आपकी माता जी, आपकी बहन कार्य करती हैं, वो क्या श्रमिक की श्रेणी में आता है? नहीं। इसका आंसर होगा नहीं, वो श्रमिक नहीं है। क्यों नहीं है ये भी हमें बात की थी कि उन्हें नगद या अनाज के रूप में मजदूरी नहीं मिलती, अर्थात कोई भुगतान नहीं किया जाता, ना ही इनके कार्यों का आर्थिक मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। इस कारण इन महिलाओं को श्रमिक वर्ग में शामिल नहीं किया जाता। फिर हमने श्रमिक जनसंख्या अनुपात क्या होता है इसके बारे में बात करी थी, वर्क पॉपुलेशन रेशो, और इसके साथ साथ ही इसमें सहभागिता की दर, इसके बारे में बात की थी। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने से पहले आप ये पार्ट फर्स्ट जरूर देख लें, तभी आपको आगे की बात समझ आएगी। इसके बाद हमने एक दो टेबल का विश्लेषण करके देखा था इनका, कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन जनरली आ जाता है कि एक टेबल दे देते हैं और उस टेबल में ये कह देते हैं कि इसका विश्लेषण कीजिए, इस टेबल को एनालाइज कीजिए। तो वो टेबल एनालाइज करने की बात हमने कैसे कैसे एनालाइज की जाती है। कुछ हमारे रोजगार के ट्रेंड्स देखे थे कि जैसा एक ट्रेंड था, ये शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिक जनसंख्या अनुपात अधिक है, इसके क्या कारण हैं, ये कारण पढ़े थे हमने दोनों। इसके अलावा हमने जहाँ एक ये भी ट्रेंड देखा था हमने कि ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में पुरुषों की श्रम शक्ति में भागीदारी महिलाओं की तुलना में अधिक है, क्यों, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने समझा था। इसके अलावा हमने टेबल के ट्रेंड जैसे विश्लेषण करने वाली बात बताई कि एनालाइज कीजिए, एक टेबल दे दी, उसको एनालाइज कैसे करते हैं हम, क्या क्या चीज़ें हमें आंसर में लिखनी पड़ेंगी, ये सारी चीज़ें। इसके बाद हमने बात करी थी श्रम बल, लेबर फोर्स की, या इसको श्रम शक्ति भी बोलते हैं। इसके अलावा श्रम बल के साथ कार्यबल की बात करी थी, श्रम बल और कार्यबल में अंतर भी देखा था हमने। उसके अलावा सेल्फ रोजगार, स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट व्यक्ति कौन से होते हैं, वेजिज एम्प्लॉयमेंट पर्सन कौन से होते हैं, मजदूरी रोजगार कौन से होते हैं। मजदूरी रोजगार दो तरह के पढ़े थे हमने, नियमित श्रमिक और कैजुअल वर्कर्स, ये वाले अनियमित श्रमिक। इसके बाद हमने यहाँ तक की बातें पढ़ी थी। इसके बाद आज हम शुरू कर रहे हैं क्या, नौकरी रहित समृद्धि, जॉबलेस ग्रोथ। ग्रोथ, समृद्धि, इट मीन्स देश की जीडीपी तो लगातार बढ़ रही है। जीडीपी बढ़ने का सीधा सा अर्थ है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ रहा है ना। अभी आपने नेशनल इनकम वाले चैप्टर में ये चीज़ें देखी होंगी, समझी होंगी कि जीडीपी का क्या अर्थ है। जीडीपी बढ़ने का अर्थ है कि हमारे देश में वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है।
और उत्पादन बढ़ने का अर्थ है कि प्रति व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता पहले की अपेक्षा ज़्यादा होगी, जीडीपी बढ़ गई तो, और ज़्यादा होगी तो फिर हमें लोगों का जीवन आसान होगा। लेकिन जब वस्तुएं और सेवाएं बढ़ रही हैं तो एक सिंपल सा हम थॉट लगा लेते हैं कि जब वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ रहा है तो रोजगार भी बढ़ने चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन रोजगार नहीं बढ़ रहे। कारण, आजकल मशीनें ऑटोमेटिक आ गई, कम मजदूरों से ही ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा ज़्यादा उत्पादन किया जा रहा है। तो उत्पादन तो बढ़ रहा है लेकिन नौकरियां नहीं बढ़ रही। ये कहलाता है नौकरी रहित समृद्धि, है ना। यहां पे एक शब्द और है, समृद्धि। नौकरी रहित समृद्धि का अभिप्राय ऐसी अवस्था से है जब अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसरों में आनुपातिक वृद्धि के बिना ही वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादित करने योग्य होती है। अर्थव्यवस्था वस्तुएं और सेवाएं तो बढ़ा रही है, लेकिन जितनी बढ़ोतरी होती है उसके अनुपात में रोजगार में वृद्धि नहीं होती। ये कहलाती है नौकरी रहित, जॉबलेस ग्रोथ। अर्थात अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन तो तेजी से बढ़ता है, परंतु उस अनुपात में रोजगार के अवसरों में वृद्धि नहीं होती। समझ आई बात। जॉबलेस ग्रोथ के बारे में कई बार डेफिनेशन पूछ लेते हैं, कई बार जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है ऐसा पेपर में पूछ लिया जाता है। अब एक नई बात पढ़ते हैं। भारत में कार्यबल, कार्यबल मीन्स वर्क फोर्स। क्या होता है भाई ये वर्क फोर्स? जो वास्तव में कार्य में संलग्न व्यक्तियों की संख्या है वो कहलाती है, और जो वास्तव में कार्य कर रहे हैं प्लस जो रोजगार की तलाश में है, इन दोनों का योग क्या कहलाता है? लेबर फोर्स, श्रम बल, है ना। कल ही इससे पहले वाली यूनिट में हमने, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा है। तभी तो कह रहा हूं कि हम चीज़ों को पहले फर्स्ट पार्ट देखेंगे, सेकंड पार्ट तभी क्लियर होगा। देन आगे बढ़ते हैं। ये कहते हैं कि भारत में कार्यबल का खिसकाव कृषि कार्यों से गैर कृषि कार्यों की ओर हो रहा है। ये हमने एक पिछले वाले में ही लेक्चर फर्स्ट में ही एक टेबल में भी ये अध्ययन किया था, है ना। हालांकि कृषि कार्य वाला कौन सा क्षेत्र होता है? प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र आज भी मैक्सिमम लोगों को रोजगार देता है। रोजगार में कार्यबल के सबसे ज़्यादा लोग आज भी प्राथमिक क्षेत्र में हैं, लेकिन वो 74 से लगभग 45% तक कम हो गया है। तो 74% पहले व्यक्ति कार्य कर रहे थे, अब केवल 45-48 लगभग इतने परसेंट है। वो बाकी लोग कहाँ चले गए? वो 74 से घट के 48 जो हुआ, बाकी लोग कहाँ चले गए? वो गैर कृषि कार्यों में, अर्थात द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक की ओर चले गए। उनका खिसकाव द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में हो रहा है। तो इसका अर्थ हुआ कि कार्यबल प्राथमिक क्षेत्रक से द्वितीयक और सेवा क्षेत्र कौन सा होता है? तृतीयक क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक इज कार्यबल का अनियमितीकरण, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। हमने पिछले लेक्चर में दो तरह के श्रमिक पढ़े थे, नियमित और अनियमित श्रमिक। उन दोनों के बीच में हमने अंतर भी देखा था। तो अनियमित श्रमिक जिनको कभी कभी जब जरूरत होती है तो बुला लेते हैं, नहीं जरूरत होती तो नहीं बुलाते। इनको जो पे मिलती है डेली वेजेज के आधार पे मिलती है। इनको कार्य में सुरक्षा की चीज़ें जैसे पेंशन है ना, सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं दिए जाते, पेंशन नहीं देते इनको, इनका जीपीएफ नहीं कटता, पीपीएफ नहीं कटता, ग्रेजुएटी नहीं मिलती। इट मीन्स इनका रेगुलर जॉब नहीं होता। जब ज़रूरत होती है बुला लेते हैं, नहीं ज़रूरत होती है तो नहीं बुलाते हैं। ये लगभग आप ऐसा एग्जाम्पल मान सकते हो कि आपके घर में आज कुछ सीमेंट का और इसका कंस्ट्रक्शन का वर्क है, तो आप लेबर चौक से 2-3 आदमियों को, जितनी भी ज़रूरत है उतने लोगों को बुला लेते हैं।
2-4 दिन 10 दिन जितने दिन ज़रूरत है उनसे कार्य कराते हैं। उसके बाद जब आपकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, आपका काम पूरा हो जाता है, उनको भेज देते हैं। उनको आप ना तो कोई चिकित्सा सहायता देते हैं, ना उनको पेंशन की बात है, ना उनका फंड कटता है, ना ग्रेजुइटी मिलती है। तो ऐसा कार्य, ऐसे वर्कर कहलाते हैं कैजुअल वर्कर्स। पिछले में डिटेल में पढ़ा था हमने ये पार्ट फर्स्ट में। तो कार्यबल का अनौपचारिकरण, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का मतलब क्या है कि कार्यबल के अनौपचारिकरण से अभिप्राय उस स्थिति से है जब कुल कार्यबल का अनौपचारिक क्षेत्र के कार्यबल का अनुपात बढ़ जाता है। भाई मान लीजिए हम 2002 की बात करें, 2002 के आंकड़े देखें। मान लीजिए, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ कि उस समय लगभग 40% औपचारिक क्षेत्र में कार्य करते थे, है ना। और अब तो इसका मतलब अनौपचारिक क्षेत्र में कितने कितने परसेंट श्रमिक थे? 60%। और मान लीजिए अब 2020 की बात करें हम, तो 2020 में हम डाटा देख रहे हैं कि उस समय अनौपचारिक में 60% थे। अब मान लीजिए ये 80% हो गई, कैजुअल में श्रमिकों की संख्या 60% से बढ़ के 80% हो गई, तो अनुपात बढ़ गया। तो इसको हम बोलते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। अर्थात जो लोग परमानेंट वाली नौकरी करते थे, है ना, आपकी सिंपल भाषा में हम बात करें, जो परमानेंट वाली नौकरी करते थे, रेगुलर वर्कर थे, उनकी संख्या लगातार हमारे देश में घट रही है। और जो कैजुअल अनियमित वर्कर्स हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। इसको हम कहते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, कार्यबल का अनौपचारिकरण। श्रमबल में श्रमबल का स्वरोजगार और नियमित वेतन से अनियमित श्रम रोजगार की ओर जाने की प्रक्रिया को श्रमबल का अनियमितीकरण कहते हैं। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है हमारे देश में? इसके कारण है, ये कारण आपसे पूछ लिए जाते हैं, है ना। ये बेटा जी, ये सब चीज़ें रटने की नहीं है, समझनी है। हमारे आसपास के वातावरण में क्या हो रहा है, वहाँ के एग्जाम्पल्स अपने दिमाग में देखने हैं, है ना। लेबर चौक पे पहले की अपेक्षा ज़्यादा मजदूर दिखते होंगे आपको। अब आप अपने अड़ोस पड़ोस में देखते होंगे तो सरकारी नौकरी कौन सी होती है? ये कौन सी होती है? रेगुलर वर्कर्स, है ना। इनको पेंशन भी मिलती है, ग्रेजुइटी भी मिलती है, मेडिकल सहायता भी मिलती है। तो अब देख रहे हैं, अब धीरे धीरे सरकारी जॉब घट रहे हैं, प्राइवेट जॉब बढ़ रहे हैं। प्राइवेट जॉब में भी कैसे हैं कि जिस दिन जाओगे उस दिन का पैसा मिलेगा, नहीं जाओगे नहीं मिलेगा। उन्हें ज़रूरत नहीं है, वो नहीं बुलाएंगे, ज़रूरत है तो बुलाएंगे। ऐसे जॉब आजकल आप देख रहे होंगे लगातार बढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ें सब क्यों बढ़ रहे हैं, इनको भी कारण हम देख रहे हैं। आप अपने आसपास देखेंगे, समझेंगे थोड़ी सी चीज़ें, तो आपको अपने आप समझ भी आ जाएंगी, हाँ भाई ये कारण तो है। तो इस तरह से समझेंगे तो आसानी से याद होंगी चीज़ें, आसानी से आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। वरना तो कितनी चीज़ें रटोगे बेटा, और रटने से कोई फ़ायदा भी नहीं है जब तक हमें समझ नहीं आती, जब तक हमें ज्ञान नहीं होता चीज़ों का। तो स्वरोजगार में लगे छोटे और सीमांत कृषकों की गतिविधियों में आय अर्जन की नीची संभावना के कारण वे आकस्मिक श्रमिक बन रहे हैं। स्वरोजगार, जो गांव में लोग छोटे किसान हैं, धीरे धीरे जमीन कम होती जा रही है, बट रहे हैं। एक बाप है, उसके पास मान लीजिए 2 एकड़ जमीन है, उसके 4 बेटे हो गए, तो कितनी कितनी आधा आधा एकड़ आ गई जमीन। तो अब जमीन जो उस परिवार के पास 2 एकड़ जमीन थी, अब इस परिवार के पास कितनी एकड़ जमीन है? आधा एकड़। तो इससे इनकी इनकम क्या होगी? कम हो जाएगी, इनकम घटेगी इस परिवार की भी घटेगी, इसकी भी घटेगी, इसकी भी घटेगी। तो अगली पीढ़ी तक आते आते इस कृषक की ज़मीन कम हो गई। ज़मीन कम होगी तो आय भी घटेगी, आय घटेगी तो निर्धनता की ओर बढ़ेंगे। तो जब एक स्थिति तक ये इसका सामना करेंगे, उसके बाद ये क्या करेंगे कि आकस्मिक श्रमिक रोजगार की तलाश में शहर आ जाएंगे, या गांव से ही आसपास के शहरों में जाएंगे रोजगार की तलाश में। और वहाँ कौन से श्रमिक बन जाते हैं? ये कैजुअल वर्कर। तो एक कारण हो गया कि छोटे और सीमांत कृषकों की आय लगातार घट रही है, और घटने के कारण वो आकस्मिक श्रमिक बन रहे हैं।
नगरीय क्षेत्रों में बड़े उद्योगों के श्रमिकों के विस्थापन ने श्रमिकों को आकस्मिक श्रमिकों में बदल दिया। बड़े उद्योग के श्रमिक विस्थापित हो गए। बड़े उद्योग जो संगठित क्षेत्र होते हैं, इनमें ये तेजी से बढ़े भी नहीं। हमारे देश में रोजगार की धीमी वृद्धि हुई, जिसके कारण, क्योंकि संगठित क्षेत्र ही तो रेगुलर जॉब देंगे, और ये इतनी तेजी से बढ़े ही नहीं। जब ये बढ़े नहीं तो रेगुलर जॉब भी नहीं बढ़े, और छोटे उद्योग ज़्यादा तेजी से बढ़े हैं, तो उन्होंने क्या किया कि आकस्मिक रोजगार अपनाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। और अब तो बड़े उद्योगों का भी एक काम हो रहा है बेटा जी, कि ये उद्योग भी क्या कर रहे हैं कि बाहर से आप कह सकते हैं बाह्य प्रापण बोलते हैं उसको हिंदी में, आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। आउटसोर्स, सर्विसेज का आउटसोर्स कर रहे हैं, वर्कर्स का आउटसोर्स कर रहे हैं। जैसे एक गवर्नमेंट स्कूल है, आप अपने विद्यालय में देखिएगा, यदि आप गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट हैं, तो इस गवर्नमेंट स्कूल में जो सफाई कर्मचारी हैं वो पहले सरकारी कर्मचारी हुआ करते थे, रेगुलर वर्कर थे। अब क्या कर दिया सरकार ने, वो रेगुलर वर्कर रिटायर होने के बाद नई भर्ती नहीं की, और नई भर्ती ना करके इन्होंने क्या किया, किसी कंपनी को ठेका दे दिया, भाई हमारा स्कूल साफ़ सुथरा होना चाहिए, और इस साफ़ सुथरे के पैसे बताओ आप कितने, हमें 3 वर्कर, एक अब हमारे स्कूल में 3 वर्कर चाहिए, इस एक शिफ्ट में, दूसरी शिफ्ट में दूसरे 3, या जितनी भी आवश्यकता उतने वर्कर मांग लिए। अब वो वर्कर की क्या पोजीशन है, वो स्कूल आते हैं, काम करते हैं। आप अपने स्कूल में देखेंगे तो आपके स्कूल के गेट पे जो गार्ड बैठे हुए हैं वो भी ऐसे ही हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं वो भी ऐसे ही हैं, लेकिन वो सरकारी नहीं है, वो किसी कंपनी के हैं। आप उनकी ड्रेस भी कभी गौर से देखेंगे तो कंपनी का नाम लिखा होगा उस ड्रेस पे, वो किसी कंपनी के हैं, सरकार ने आउटसोर्स कर लिए। अब वो कैसे हैं, अनियमित हैं, कैजुअल हैं, जिस दिन नहीं आएंगे उस दिन की तनख्वाह कट जाएगी। आज मेरे स्कूल में 4 आदमियों की ज़रूरत है, तो 4 व्यक्तियों को बुला लेगी कंपनी, 4 व्यक्तियों को हमारे स्कूल में भेज देगी सफाई के लिए। कल को मान लीजिए हमें 4 के बजाय 3 की ही ज़रूरत है, एक आदमी से कह देगी भाई आप घर जाओ, 3 आदमी बहुत हैं हमें। परसों को मान लीजिए फिर 4 की ज़रूरत होगी, फिर किसी एक आदमी को बुला लेगी। इट मीन्स इन व्यक्तियों का कोई रोजगार रेगुलर नहीं है, और इनको पे भी कम मिलती है अपेक्षाकृत। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण व्यापार, चौथा कारण, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण व्यापार और सेवा गतिविधियों के विस्तार में आकस्मिक श्रमिकों की मांग में वृद्धि हुई। जो गांव में है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई छोटा मोटा व्यापार हो रहा है, कोई छोटी मोटी सर्विस है, इसके लिए वो, क्योंकि कोई छोटा ही फार्म होगी, छोटा ही उद्योग होगा, तो वो लोग क्या करते हैं, रेगुलर एम्प्लॉय नहीं रखते, कैजुअल है, बुलाते हैं, भेज देते हैं। जो एक किसान है वो, उसको मज़दूरों की आवश्यकता है फसल की कटाई के समय या फसल की बुआई के समय, कैजुअल वर्कर्स लेता है, 4-5 दिन, जितने दिन काम है खेत में उतने दिन काम कराता है, 10 दिन 20 दिन, इसके बाद उसकी छुट्टी कर देता है। अब हुआ क्या, कार्यबल के अनियमितकरण के कारण रोजगार की गुणवत्ता खराब होती है, क्योंकि उस श्रमिक को बहुत सारी चीज़ों का लाभ नहीं मिलता। लाभ नहीं मिलेगा तो उसका जीवन स्तर अच्छा नहीं रहता है, खराब होता है। श्रमिकों को मातृत्व लाभ, पैटर्निटी लीव, जो गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स हैं, आपकी मैडम वगैरह हैं, उनको पैटर्निटी लीव भी मिलती हैं, मैटरनिटी लीव भी मिलती हैं। जो सर हैं उनको पैटर्निटी लीव, और जो मैडम हैं उनको मैटरनिटी लीव भी मिलती हैं। अर्थात उनको, यदि उनके परिवार में है ना, किसी मैडम है, मैडम को बच्चा हुआ है, तो उनको 6 महीने की छुट्टियां मिलती हैं, है ना, और ये छुट्टियां वेतन सहित मिलती हैं। अर्थात वो 6 महीने अपने शिशु की आसानी से देखभाल कर सकती हैं, घर पे रह के उसका पालन पोषण कर सकती हैं, और उसके साथ साथ उनको पे भी मिलती रहेगी। कितना बड़ा फ़ायदा है रेगुलर सर्विस का। और यदि प्राइवेट सर्विस हो तो क्या होगा, कैजुअल वर्कर हों यदि वो, तो क्या होता भाई, जितने दिन भी, 2 दिन 10 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना, जितने दिन घर रहना है रह लो, लेकिन आपको एक पैसा भी नहीं मिलेगा। और उसमें भी यदि स्कूल को टीचर की अब तभी आवश्यकता होगी तो नया टीचर भर्ती कर लेंगे, उससे कह देंगे तुम घर ही रहो। अब भविष्य निधि,
प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुइटी, पेंशन, ये कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए इन कैजुअल वर्कर्स का जीवन स्तर नीचा होता है, बहुत ऊंचा नहीं उठ पाता, क्योंकि इनको ये लाभ नहीं मिलते। उन्हें नियमित कर्मचारियों की अपेक्षा वेतन भी कम प्राप्त होता है। अब देखते हैं आगे एक चीज और, कि संगठित या औपचारिक क्षेत्र कौन से होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड या फॉर्मल सेक्टर्स। वे सभी उद्यम, वो सारे फर्म, एंटरप्राइजेज जिनमें 10 या 10 से अधिक भाड़े के श्रमिक रोजगार पर रखे जाते हैं, औपचारिक क्षेत्र में आते हैं बेटा जी। कितने, ये ऐसी फैक्ट्री, ऐसा कोई उद्योग जिसमें 10 या 10 से अधिक, है ना, 10 से अधिक, 11 हों, 20 हों, 100 हों, 200 हों, 1000 कर्मचारी हों, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में तो है ना हजारों कर्मचारी भी। तो वो ऐसी फैक्ट्रियां, ऐसे एंटरप्राइजेज, ऐसी फर्म्स कहलाती हैं ऑर्गेनाइज्ड और फॉर्मल सेक्टर। इनमें लगे हुए श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त होते हैं। सामाजिक सुरक्षा लाभ कौन से, वही ग्रेजुइटी, पेंशन, है ना, चिकित्सा भत्ता। भारत में केवल 6% श्रमिक ही औपचारिक क्षेत्र से संबंधित हैं। केवल कितने, 6%। और इसमें से भी अब लगातार घटते जा रहे हैं। बाकी 94% श्रमिक किसमें है, कैजुअल वर्कर हैं। इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इसमें वे सभी निजी उद्यम शामिल हैं जिसमें भाई 10 से ज़्यादा वाले तो कौन से हो गए, ऑर्गेनाइज्ड या फॉर्मल, और 10 से कम है तो फिर ऑर्गेनाइज्ड की जगह क्या लगा दें हम, अन वर्ड, अनऑर्गेनाइज्ड। फॉर्मल से पहले क्या लगा दिया, इनफॉर्मल, इनका उल्टा हो गया है। औपचारिक के बजाय क्या लगा दिया हमने, अनौपचारिक। संगठित क्षेत्र से पहले ए लगा दिया, असंगठित क्षेत्र बन गया। तो इसका मतलब दो तरह के क्षेत्र हो गए, औपचारिक क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र, या इनका दूसरा नाम हम कहें संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। औपचारिक क्षेत्र में 10 या 10 से अधिक श्रमिक काम करते हैं, अनौपचारिक क्षेत्र में 10 से कम श्रमिक काम करते हैं। इसमें वे सभी निजी उद्यम शामिल हैं जिसमें 10 श्रमिकों से कम श्रमिक शामिल होते हैं। इस क्षेत्र के श्रमिकों को नियमित आय प्राप्त नहीं होती और उन्हें सरकार से कोई संरक्षण या कानूनी सहायता और सामाजिक लाभ प्राप्त नहीं होते। तो अब आपको औपचारिक क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र में अंतर समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं बेरोजगारी। अभी तक हमने बात की रोजगार की, रोजगार कैसे होता है, कितने तरह के श्रमिक होते हैं, कैसे कैसे श्रमिक होते हैं, कैसे कैसे सेक्टर होते हैं जहां इनको रोजगार मिलता है। अब बात करेंगे हम बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट की। बेरोजगारी से अभिप्राय उस स्थिति से होता है जिसमें कोई व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करने का योग्य और इच्छुक होता है। दो शब्द हैं बेटा, योग्य, इच्छुक और प्रचलित मजदूरी दर, 3 शब्द हो गए ये। अभी इनको पहले डिस्कस करेंगे तब हमें बेरोजगार समझ आएगा। परंतु कार्य प्राप्त नहीं कर पाता है, ऐसा व्यक्ति कहलाता है बेरोजगार। देखिएगा, प्रचलित मजदूरी दर, फॉर एग्जाम्पल एक कार्य करने की, मान लीजिए कोई फोटोग्राफर है, उस फोटोग्राफर की मजदूरी दर मान लीजिए 1000 रुपये पर डे है ना। या चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक मजदूर है जो निर्माण कार्य में, मकान बनाने में जो लेबर होती है वो है, और आजकल हमारे देश की, मान लीजिए दिल्ली की प्रचलित मजदूरी दर 500 रुपये पर डे है उसकी। एक दिन में कितनी मजदूरी मिलती है, 500 रुपये। जो मजदूरी दर है, जो भी वर्कर लगाता है लगभग 500 रुपये देता है। तो इसको हम कहते हैं प्रचलित मजदूरी दर, जो बाजार रेट है, जो सभी को मान्य है। अब वो आदमी कैसा होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। कोई 10 साल का बच्चा मान लीजिए आपके घर काम चल रहा है,
ऐसा ही निर्माण का, मजदूरी का आपको वर्कर की भी ज़रूरत है। कोई 10 साल का बच्चा आके कहे जी मैं 500 रुपये में ही, प्रचलित मजदूरी दर जो 500 रुपये है इसमें ही काम करने के लिए तैयार हूँ, मुझे आज लेबर में लगा लो, तो आप नहीं लगाएंगे, भले ही आपको ज़रूरत भी है आदमी की। क्यों? क्योंकि वो बच्चा इस कार्य के लिए योग्य नहीं है। तो योग्यता होनी चाहिए उस कार्य करने के लिए, है ना। एक डॉक्टर की वैकेंसी है, डॉक्टर किसी को, ऑर्गेनाइजेशन को, किसी एंड फार्म को डॉक्टर चाहिए, तो फिर वो डॉक्टर की योग्यता उस व्यक्ति के पास होनी चाहिए, वो व्यक्ति योग्य कहलाएगा। साथ में इच्छुक भी होना चाहिए इस प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने का। यदि ये तीनों चीजें हैं, वो काम भी करना चाह रहा है लेकिन फिर भी उसे काम नहीं मिल रहा, काम करने का इच्छुक भी है, योग्य भी है और प्रचलित मजदूरी दर पे काम भी करना चाहता है, इसी पे तैयार है कि भाई इतने पैसे दिलवा दो मैं काम कर लूंगा, फिर भी काम नहीं मिल रहा, ऐसा व्यक्ति कहलाएगा बेरोजगार। मान लीजिए एक डॉक्टर की 3,000 रुपये पर डे की प्रचलित मजदूरी दर है। अब एक व्यक्ति कहता है जी मैं डॉक्टर की नौकरी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मैं डॉक्टरी जानता नहीं हूं, तो इसका मतलब वो योग्य नहीं है। वो कह रहा है जी मैं डॉक्टर की नौकरी 3,000 रुपये प्रचलित मजदूरी दर है इस पे ही काम करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिलती। भाई जब तुम योग्य ही नहीं हो तो आपको नौकरी कहां से मिलेगी? इसका मतलब वो बेरोजगार नहीं है, उसको बेरोजगार नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो योग्यता वाली शर्त पूरी नहीं कर रहा है। वो कहता है कि जी मैं योग्य, एक दूसरा व्यक्ति है वो कह रहा है जी मैं डॉक्टर के योग्य भी हूं, मेरे पास डिग्री है, मैंने पढ़ाई की है, मैं डॉक्टर MBBS हूं और इच्छुक भी हूं काम करने का, लेकिन 3,000 मजदूरी दर जो प्रचलित मजदूरी दर है इस पे नहीं यार, इससे ज़्यादा तो मैं घर पे ही कमा लेता हूँ, मुझे तो कोई 8,000 रुपये पर डे दे तो नौकरी करूँगा। ये भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करने की इच्छुक नहीं है। तीनों चीजें होनी चाहिए। कोई डॉक्टर, एक व्यक्ति कहता है कि जी मैं योग्य भी हूँ, मैंने MBBS की डिग्री ली है, डॉक्टर की पढ़ाई की है, डॉक्टर बनने के योग्य हूँ, और जो 3,000 रुपये पर डे की प्रचलित मजदूरी दर है मैं उस पर काम करने के लिए भी तैयार हूँ, इच्छुक हूँ, और फिर भी मुझे डॉक्टर की कोई जॉब नहीं मिल रही, तो इसका मतलब वो बेरोजगार है। उसको हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति बेरोजगार। तो बेरोजगार की ये 3 कंडीशन है। यदि ये तीनों कंडीशन उसके साथ जुड़ी हुई हैं तब वो बेरोजगार है, और यदि ये तीनों में से एक भी कंडीशन नहीं है तो वो बेरोजगार नहीं कहलाएगा। अब बेरोजगारी कितनी तरह की होती है? भारत में बेरोजगारी के प्रकार। पहला, नंबर 1, प्रच्छन्न बेरोजगारी, अदृश्य या प्रच्छन्न। अदृश्य मीन्स जो दिखाई ना दे, प्रच्छन्न छिपी हुई, डिस्गाइज्ड और हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। दिखती नहीं है, बेरोजगार है, बेरोजगारी है वहां, वो व्यक्ति बेरोजगार है लेकिन दिखता नहीं है। कैसा है ये? इसका एग्जाम्पल भी बताऊंगा तुम्हें। इसका अभिप्राय उस स्थिति से होता है जिसमें किसी भी कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्ति कार्यरत होते हैं। जैसे एक खेत है, उस खेत के टुकड़े पर 2 श्रमिकों की आवश्यकता है केवल, और वो किसान खुद है और उसके 3 बेटे हैं, और चारों आदमी उसमें काम कर रहे हैं उसी खेत में। ये चारों कहाँ काम करते हैं? इसी खेत में करते हैं काम। और यहाँ वास्तव में आवश्यकता कितने आदमियों की है? केवल 2 पर्सन की, 2 श्रमिकों की। और उन चारों में से इससे पूछें भाई तुम क्या करते हो, क्या कहेगा? खेती करता हूँ जी। इससे कहोगे भाई बेरोजगार हो? नहीं जी, हमारा तो अपना खेत है, हम तो अपने खेत में काम करते हैं। इससे पूछोगे भाई बेरोजगार हो? नहीं जी, हम तो खेती करते हैं। इससे पूछोगे माले जो इनके पिताजी हैं? नहीं जी, मैं तो खेती करता हूँ, किसान हूँ। तो चारों दिखने में ऐसा लगेगा कि रोजगार पे हैं, लेकिन वास्तव में ही इनमें से केवल 2 रोजगार पे हैं, कोई से 2, बाकी 2 कैसे हैं? बेरोजगार हैं। क्योंकि आदमियों की जरूरत कितने की है? 2 की, और लग कितने रहे हैं? 4। तो इसमें से इसको हम कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। अदृश्य, दिखती नहीं है, दिखने में लग रहा है कि चारों को रोजगार मिला हुआ है, लेकिन वास्तव में
काम की उत्पादन कितना कर रहे हैं, 2 श्रमिकों के बराबर। तो जैसे खेत के टुकड़े पर 2 श्रमिकों की आवश्यकता है और उस कार्य में 5 श्रमिक लगे हुए हैं, तब 3 श्रमिक प्रच्छन्न बेरोजगार हैं। समझ आ गई होगी बात। इसमें अतिरिक्त कार्यबल का उत्पादन योगदान शून्य होता है, अर्थात इस खेत के टुकड़े में 2 मजदूर करते तो भी इतना ही प्रोडक्शन होता। अब जैसा एग्जाम्पल में दिया हुआ है 5 श्रमिक लगे हुए हैं, तब भी प्रोडक्शन लगभग उतना ही है। इसका मतलब 3 की प्रोडक्टिविटी कितनी हो गई, 0। तो वो सब कैसे हैं, प्रच्छन्न बेरोजगार हैं। दूसरा, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी। मौसम, सीजन है ना, हमारे यहाँ मौसम बरसात का, सर्दी का, गर्मी का, ये वाला मौसम है ना ये। और इस मौसम के साथ साथ अब रोजगार में मौसम कौन सा होगा, जैसे फसल की बुआई का समय है, एक मौसम हो गया, फसल की कटाई का मौसम हो गया, है ना, ये वाला। वह बेरोजगारी जो वर्ष के कुछ मौसमों में होती है, मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। यह भी मुख्य रूप से कृषि से ही संबंधित है। ये बेरोजगारी के कारण ही गांव में गरीबी है, क्योंकि वहाँ छिपी हुई बेरोजगारी है। मौसमी बेरोजगारी है तो व्यक्ति को साल के पूरे दिनों में कार्य मिलता ही नहीं है। जब कार्य ही नहीं कर पा रहा हो तो उसकी आय भी कम होगी, आय कम होगी तो निश्चित रूप से जीवन स्तर कम होगा। फसल के बोते समय खेतों को तैयार करना पड़ता है, बीज डालना पड़ता है, तो ज़्यादा श्रमिक चाहिए, उस समय रोजगार मिल जाएगा। कटाई के समय जब फसल की कटाई होती है तब उन्हें रोजगार मिल जाएगा, लेकिन फसल बोने के बाद कटने के बीच में जब खेत में फसल खड़ी रहती है, उसमें केवल पानी देना है, देखभाल करनी है, तो कुछ ही लोगों को रोजगार मिलेगा, बाकी लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। तो इन्हें वर्ष के केवल फसल के बोने के समय, कटाई के समय ही वर्ष के कुछ ही माह में रोजगार प्राप्त होता है, बाकी दिन वो क्या रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं। इस तरह की बेरोजगारी को हम कहते हैं मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। नंबर 3, खुली बेरोजगारी, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। खुली बेरोजगारी से अभिप्राय उस आर्थिक प्रक्रिया से होता है जिसमें व्यक्ति प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करने योग्य और इच्छुक होते हैं, परंतु वे उनको कार्य प्राप्त नहीं हो पाता। इसे खुली बेरोजगारी, जिसको हम पहले डिस्कस कर रहे थे, वो कहलाती है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। उस आदमी को कोई काम नहीं मिल पा रहा, योग्य भी है, प्रचलित मजदूरी दर पर कार्य करने का इच्छुक भी है, फिर भी काम नहीं मिल पा रहा। बेचारा घर बैठा हुआ है, कोई कमाई नहीं कर रहा, पूरे साल से, पूरे समय से बेरोजगार है। इसको हम कहते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, खुली बेरोजगारी। फोर्थ वन इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, संघर्षात्मक बेरोजगारी। संघर्षात्मक बेरोजगारी से अभिप्राय उस अस्थायी बेरोजगारी से होता है जो कि श्रमिक के एक नौकरी को छोड़कर किसी दूसरी में प्रवेश लेने की अवधि के दौरान देखने को मिलती है। जैसे मान लीजिए एक लड़की है, वो दिल्ली में टीचर है, किसी स्कूल में जॉब करती है, तो उस समय वो बेरोजगार है नहीं है, क्योंकि वो टीचर के योग्य भी है, प्रचलित मजदूरी दरों पर काम करने के इच्छुक थी और उसको रोजगार मिल भी गया। इस समय ये लड़की बेरोजगार नहीं है, रोजगार पे है। अब इसकी शादी हो गई और शादी होके चली गई मान लीजिए बेंगलोर, है ना, तो यहाँ से इसको जॉब छोड़नी पड़ेगी। अब बेंगलोर में जाके फिर टीचर की नौकरी ढूंढेगी। वहां इसको टीचर की नौकरी मिलने में मान लीजिए इस सारे प्रोसेस में वहां मिल जाती है नौकरी, वहां भी इसको नौकरी मिल गई। इस सारे प्रोसेस में यहाँ नौकरी छोड़ी, फिर शादी हुई, फिर ये बेंगलोर गई, बेंगलोर इसने घर अपना एडजस्ट किया, पहले घर सिस्टम से आ गया, तब इसने नौकरी की तलाश की, कुछ दिन नौकरी की तलाश में गुजर गए, है ना। प्रॉपर स्कूल जहाँ जो आवश्यकता थी, ज़रूरत थी टीचर की, वो स्कूल इसको ढूंढने में टाइम लग गया। इसमें मान लीजिए 3 मंथ्स का टाइम लगा। तो इन 3, अब रोजगार मिल गया इसको वहाँ स्कूल में, फिर जॉब शुरू कर दिया। तो इन 3 महीने कौन सी, ये बेरोजगार रही ना, 3 महीने में तो इसको कोई पे नहीं मिली, कहीं काम भी नहीं करती थी। इन 3 महीने के दौरान हम इससे बात करते
कि भाई आप रोजगार हैं या बेरोजगार हैं, तो ये कहते जी अभी तो बेरोजगार हूँ। तो इस तरह की बेरोजगारी को हम कहते हैं संघर्षात्मक बेरोजगारी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये एक दूसरी तरीके से भी, ये तो एक एग्जाम्पल बताया मैंने। अच्छा, ये हो गया नंबर 5, संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। संरचनात्मक बेरोजगारी से अभिप्राय उस बेरोजगारी से होता है जिसमें व्यक्ति विशेष प्रकार के श्रमिक की मांग और बेरोजगार व्यक्तियों के बीच तालमेल न होने के कारण बेरोजगार है। देखिएगा, एक दुकान थी, उस दुकान में मालिक ने एक मिस्त्री रखा हुआ था जो टीवी ठीक करता था, रेडियो ठीक करता था, रोजगार पे था। समय के साथ टाइम बदला, टीवी बाजार में आने बंद हो गए, रेडियो बिकनी बंद हो गई। जब रेडियो और टीवी लोग खरीद ही नहीं रहे, अब क्या खरीद रहे हैं? एलईडी, है ना। और आ गए मोबाइल, रेडियो का काम कर लिया मोबाइल ने, चैनल वैनल इसी में चल जाते हैं सब। जब ये दोनों चीजें बिकनी बंद हो गई तो खराब भी नहीं होंगी, जब लोगों के पास ये है ही नहीं तो खराब भी नहीं होंगी, खराब नहीं होंगी तो इस दुकान पे ठीक करने के लिए भी नहीं आएंगे। जब ठीक करवाने कोई नहीं आएगा तो ये जो श्रमिक था, इसको तनख्वाह कहां से मिलेगी? मालिक क्या करेगा? इसको बाहर निकाल देगा, बेरोजगार हो गया। अब इस आदमी को लगा यार जो काम तुझे आता था वो काम तो मार्केट में ही नहीं रहा, अब क्या करूं? तो ये क्या करेगा? क्योंकि मिस्त्री तो है, ये काम तो थोड़ा बहुत जानता, काम टीवी का और रेडियो का तो अच्छा काम जानता था, मिस्त्री भी है। अब ये क्या करेगा कि एलईडी और मोबाइल इनका काम सीखेगा, और जब तक ये सीख रहा है तब तक तो बेरोजगार है बेटा जी ये। तो अब इस दुकान वाले से पूछो, भाई तुम्हारे यहाँ काम की ज़रूरत है? ये कह देगा हाँ काम की ज़रूरत है, एक मिस्त्री चाहिए मुझे, लेकिन कैसा मिस्त्री चाहिए? जो एलईडी ठीक कर सके, मोबाइल ठीक कर सके। और जो बेरोजगार घूम रहा है वो क्या ठीक करता है? टीवी ठीक करता है, रेडियो ठीक करता है। तो दोनों में फर्क हो गया, रोजगार की आवश्यकता है और साथ में बेरोजगार भी है, लेकिन इसको ये वाला रोजगार नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे श्रमिक की मांग है वैसा श्रमिक ये नहीं है। तो जिसमें व्यक्ति विशेष प्रकार के श्रमिकों की मांग और बेरोजगार व्यक्तियों के बीच में तालमेल ना होने के कारण है। इसमें अब ये क्या करेगा? कुछ दिन में ये टीवी रेडियो जो ठीक करता था ये सीख लेगा, एलईडी और मोबाइल पे काम करना सीख लेगा, और फिर ये यहाँ इस दुकान पे रोजगार प्राप्त हो जाएगा। तो कुछ समय के लिए बेरोजगार है ये व्यक्ति। ऐसा ही है जैसे पहले टाइपराइटर से टाइप करते थे, है ना। अभी भी तुमने देखा होगा कहीं और ये जो कोर्ट वगैरह होते हैं इनके बाहर एफिडेविट बनवाने जाओ तो टक टक करता हुआ था, टाइपराइटर से टाइप करता है। अब उस टाइप के बजाय आजकल क्या करने लगे? अब कंप्यूटर से टाइप होता है। तो उस टाइपराइटर व्यक्ति करने वाले व्यक्ति को अब कंप्यूटर सीखना ही पड़ेगा। तो इस दौरान जो वो बेरोजगार रहेगा वो कहलाती है कौन सी? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, संरचनात्मक बेरोजगारी। 6 इज साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, चक्रीय बेरोजगारी। यह व्यापार चक्रों के तेजी और मंदी, रिसेशन आ जाता है, बूम आ जाता है, तेजी या तो व्यापार, मान लीजिए एकदम से अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है ना। हम कोई भी किसी भी देश की इकोनॉमी ऐसे चलती है बेटा, दैट इज तेजी, बूम। कभी व्यापार मंदे हो जाते हैं, इसको रिसेशन बोलते हैं, मंदी बोलते हैं। तो मंदी में रोजगार कम हो जाते हैं, जब तेजी से बढ़ते हैं तो रोजगार बढ़ जाते हैं। तो इसमें जब रोजगार बढ़ेंगे तो बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट को भी रोजगार मिल जाएगा। जब मंदी आएगी बहुत सारे जो रोजगार पे थे उनको भी काम से निकाल दिया जाएगा। जैसे अभी पीछे पैंडेमिक में, है ना, पैंडेमिक के दौरान फैक्ट्रियां बंद हो गई, मंदी आ गई थी, अर्थव्यवस्था की रफ्तार बहुत ही धीमी हो गई थी, बल्कि एक बार तो नेगेटिव में भी चली गई थी। तो उस समय बहुत सारे लोगों को रोजगार से निकाल दिया फैक्ट्रियों में से। तो इस तरह की बेरोजगारी को बोलते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। धीरे धीरे जब अर्थव्यवस्था ने फिर तेजी पकड़ी अभी,
तो फिर उन लोगों को रोजगार मिल गया। अब भारत में बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं। इसके क्या कारण है? नंबर एक, आर्थिक विकास की धीमी रफ्तार। हमारी इकोनॉमी धीमे से आगे बढ़ रही है। यदि तेजी से बढ़ेगी इकोनॉमी, बढ़ने का मतलब क्या है? ज़्यादा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन। जब उत्पादन बढ़ेगा तो यदि जॉबलेस ग्रोथ नहीं है तो लोगों को रोजगार भी बढ़ेगा। और उत्पादन यदि बहुत तेजी से बढ़ेगा तो उस अनुपात में रोजगार नहीं मिलेगा, तब भी कुछ तो रोजगार बढ़ेगा ही, तो लोगों को रोजगार मिलेगा। जनसंख्या विस्फोट। हमारी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। पॉपुलेशन बढ़ने का मतलब कि श्रमिक लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, उसके अनुपात में हमारी हमारी जीडीपी या आर्थिक विकास इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा, तो रोजगार धीमे धीमे चल रहे हैं और पॉपुलेशन ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है, तो ये गैप कहलाएगा बेरोजगारों का। अविकसित कृषि। एग्रीकल्चर के जो काम हैं, एग्रीकल्चर की जो टेक्निक है, वो अभी भी हम पहले वाली पुरानी टेक्निक अपना रहे हैं, इसलिए हमारा उत्पादन भी कम है, हमारा रोजगार भी कम है। तो यदि यहाँ हम थोड़ी सी इसको मॉडिफाइड करें, मॉडर्न एग्रीकल्चर के हिसाब से चलें, तो हमें रोजगार ज़्यादा मिल पाएंगे। दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जो पढ़ते हैं वो फैक्ट्रियों में कुछ भी काम नहीं आता, है ना। किसी सब्जेक्ट विशेष की बुराई नहीं कर रहा मैं, लेकिन न्यूटन का नियम जो हमने पढ़ा है 9th में 10th में, कितने लोगों के काम आता है? मैथ्स में जो आपने tan थीटा और कोस थीटा पढ़े, ट्रिग्नोमेट्री, कितने लोगों के आपके जो बड़ी पीढ़ी में आपके अंकल, आपके फादर या उनको हम देखें तो कितने लोगों के काम आ रहा है tan थीटा कोस थीटा। तो हमारी शिक्षा बुकिश नॉलेज है, पुस्तकीय ज्ञान देती है, जबकि हमें इस तरह का कोई ज्ञान नहीं दिया जाता जो हमें आगे जाकर रोजगार दे सके। हालांकि समय के साथ अब सरकार ने प्रयास करने शुरू कर दिए हैं। बहुत सारे स्कूलों में फाउंडेशन कोर्स खुले हुए हैं, जैसे कुछ स्कूलों में सिक्योरिटी सिखाते हैं, सिक्योरिटी के बारे में एक सब्जेक्ट है। कुछ स्कूलों में ऑटोमोबाइल का सब्जेक्ट है कि वो गाड़ियों को ठीक करना सिखाते हैं। कुछ स्कूलों में होम साइंस जैसी चीज़ है। कोई ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवाते हैं मतलब गर्ल्स स्कूलों में, जिससे वो बच्चे आगे जाकर रोजगार आसानी से कर सकें, है ना। आजकल तो वो एंटरप्रेन्योरशिप वाला प्रोग्राम भी चल रहा है आपके स्कूलों में। वो यही है कि बच्चे सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकें, रोजगार की तलाश करने के बजाय दूसरों को रोजगार दे सकें, है ना। टीवी पे भी आता है आजकल। और हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी, वो बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें। आपको शायद 2-2 हज़ार रुपये भी मिले होंगे कि आप अपना कोई रोज़गार शुरू करने के लिए कैसे रोज़गार शुरू करेंगे, तो सरकार ने 2 हज़ार रुपये एक मॉडल के रूप में भी दिए हैं। उद्योगों का धीमा विकास। उद्योग बहुत तेज़ी से विकसित नहीं हो रहे, जिससे रोज़गार की मांग कम है। श्रमिकों की मांग धीमी है, उसके हिसाब से पॉपुलेशन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, तो निश्चित रूप से बेरोजगारी बढ़ेगी। कुटीर और लघु उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कुटीर उद्योग जो हाउस होल्ड छोटे मोटे काम थे, आजकल बड़ी फैक्ट्रियों ने क्या किया, इन कामों को बंद करवा दिया। लघु उद्योग कम पैसे में शुरू होते हैं, श्रम प्रधान होते हैं ये, मतलब कम पैसों में शुरू हो जाएंगे लेकिन मजदूर ज़्यादा चाहिए इन्हें। अब ये धीरे धीरे ख़त्म हो गए। अब ये ख़त्म होने से क्या हुआ, जो ज़्यादा मजदूर थे वो सब बेरोजगार हो गए। इसके बजाय कौन से बड़े उद्योग लगा लिए जिसमें ऑटोमेटिक मशीनें लगी हुई हैं, प्लांट लगे हुए हैं ऑटोमेटिक, 2 मजदूर सारा प्लांट देख लेते हैं। दोषपूर्ण नियोजन, जो आदमी जिस लायक है उस लायक उसको जॉब नहीं मिल पा रहा। निम्न पूंजी निर्माण, इसको हम बोलते हैं बेटा, जैसे 100 रुपये किसी बिजनेस में लगाए हम, तो एक वर्ष में कितना पैसा कमाएंगे? 110 रुपये, 150 रुपये। यदि किसी बिजनेस में 100 के 150 कमा लेते हैं हम एक साल में, इसका मतलब वहाँ लोग बाहर से आके, विदेशों से आके भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। और यदि 100 के 101 रुपये बन रहे हैं,
तो फिर यहाँ इन्वेस्टमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। 150 बन रहे हैं तो फिर क्या करेगा बंदा, लोन लेके भी लगाएगा, उद्योग लगाएगा तो उसको श्रमिकों की भी ज़रूरत होगी। बेरोजगारी को दूर करने के क्या उपाय किए जाएं? ये तो कारण थे बेटा जी 8। इन कारणों को दूर किया जाए। पहला कारण यहाँ था हमारा आर्थिक विकास की धीमी दर। आर्थिक विकास की दर बढ़ाई जाए। इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हम जीडीपी दर में वृद्धि कर लें, वही बात है। दूसरा कारण था इसमें जनसंख्या का। जनसंख्या विस्फोट हुआ, बहुत तेज़ी से जनसंख्या बढ़ी है हमारी। क्या कर लें हम इसको, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करें। कृषि क्षेत्र अविकसित था, कृषि क्षेत्र का विकास करें जिससे रोजगार बढ़े। लघु पैमाने के उद्योग जो थे ऊपर बता रहे हैं कि उनका पतन हो गया, उनका पतन ना होने दें, उनको बढ़ावा दें। पांचवा, आधारिक संरचना में सुधार करें, है ना। आधारिक संरचना का चैप्टर अगला ही चैप्टर है, उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। बस आप फिलहाल इतना समझ लीजिए, यदि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़कें हैं, पुल हैं, बिजली है, बैंकिंग व्यवस्था है, सुरक्षा है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ये तेज़ी से बढ़ते हैं देश में, तो उस देश में औद्योगिक विकास भी तेज़ी से होगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योगों के विकास में एक सहायक प्रक्रिया है। तो इसका तेज़ी से विकास होगा तो उद्योग भी बढ़ेंगे, उद्योग बढ़ेंगे तो रोजगार भी बढ़ेंगे। विशेष रोजगार कार्यक्रम चलाए जाएं। शिक्षा प्रणाली की कमी थी, वहाँ हमने पढ़ा, यहाँ शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जाए। क्या सुधार करें? ऐसी शिक्षा दें जो रोजगार परक हो, जो लोगों बच्चों को रोजगार आगे जाकर एक कौशल युक्त शिक्षा दें जिससे उनमें स्किल डेवलप हो तो वो आसानी से रोजगार कर सकें, है ना। या तो सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएं या दूसरी जगह काम कर सकें। ये चैप्टर आपका यहाँ कंप्लीट हो गया बेटा जी। अब इसके कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, ये आप अपनी कॉपी में करेंगे। इसके आंसर आपको बुक से ढूंढें। अब इस चैप्टर को सुनने के बाद एक बार अपनी बुक और पढ़ लेना बेटा जी, ये रिवाइज भी हो जाएगा, है ना, और उसके साथ साथ आपको याद भी हो जाएगा। इसके अभ्यास प्रश्न है जो होमवर्क की फॉर्म में आप कर सकते हैं। श्रमिक कौन होते हैं? सबसे शुरू में ही परिभाषा में बताया था। श्रमिक जनसंख्या अनुपात को परिभाषित कीजिए, इसकी परिभाषा भी लिखी है, इसका एक सूत्र भी था, वो सूत्र भी है ना, श्रमिकों की संख्या बटे जनसंख्या गुणा 100। 4 व्यक्तियों को मजदूरी पर काम देने वाले प्रतिष्ठान को कौन सा क्षेत्रक? अनौपचारिक क्षेत्रक। क्यों? 10 से कम व्यक्तियों को जो सेक्टर जॉब दे रहा है, जो फर्म जॉब दे रही है, वो कौन सा कहलाता है? अनौपचारिक। 10 या 10 से अधिक वालों को औपचारिक कहते हैं। यहाँ व्यक्ति कितने? 4। क्या एक भिखारी या जुआरी श्रमिक है? नहीं जी। क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि ये राष्ट्रीय आय में इनका कोई योगदान नहीं है। भिखारी को जो पैसा मिलता है हस्तांतरण आय होती है ना, ट्रांसफर इनकम है। इसके लिए किसी तरह की कोई ये साधन सेवाएं नहीं दे रहा, फैक्टर सर्विसेज नहीं देता। जुआरी जुआ खेलता है, कोई फैक्टर सर्विस नहीं है। तो क्योंकि इन दोनों का ही हमने ऊपर परिभाषा में पढ़ा था, श्रमिक कौन है? जो राष्ट्रीय आय में योगदान देते हैं, अर्थात वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। ये कुछ नहीं कर रहे दोनों। राधे स्कूल जाता है, पर जब वह स्कूल में नहीं होता तो प्राय अपने खेतों में काम करता दिखाई देता है। क्या आप उसे श्रमिक मानेंगे? नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? राधे बिल्कुल ऐसा ही है जैसे घर में गृहिणी है, जो घर के काम कर रही हैं, आपकी माता जी, आपकी बहन या कोई भी जो आपके घर में खाना बनाती हैं, कपड़े धोती हैं, सफाई करती हैं, है ना, आपके रिलेटिव हैं, उनको कोई मजदूरी नहीं मिलती नगद, इसी कारण उनको श्रमिक नहीं माना जाता। ऐसे ही राधे की हालत है। राधे क्या करता है? या तो स्कूल जाता है, जिस दिन स्कूल की छुट्टी होती है अपने पापा के साथ, अपनी मम्मी के साथ, अपने भाई के साथ खेत में काम करने चला जाता है। लेकिन इस काम की एवज में उसे कोई मजदूरी नहीं मिलती। तो उसके पापा, उसकी मम्मी या उसका भाई उसको मजदूरी के रूप में रुपए नहीं देता। जब रुपए नहीं देता तो इसने कितना श्रम किया इसका मौद्रिक मूल्य हम ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको श्रमिक नहीं मानेंगे। शहरी महिलाओं की अपेक्षा ग्रामीण महिलाएं अधिक काम करते दिखाई देती हैं। क्यों? ऊपर मैंने कंप्लीट डिस्कस किया है फर्स्ट वाली पार्ट में, इस पार्ट में नहीं, इससे फर्स्ट वाले पार्ट में। ग्रामीण महिलाएं
इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। इनकी क्यों नहीं होती है? क्योंकि इनकी उत्पादकता कम है। तो एक व्यक्ति के काम करने से, परिवार का एक व्यक्ति काम करे, उससे इतनी आय नहीं हो पाती कि पूरे परिवार का गुजारा हो जाए। इसलिए इन महिलाओं को भी काम करना पड़ता है। दूसरा, महिला शिक्षा अभी व्यापक नहीं है गांव में। तो ये कहीं स्कूल में, वो कॉलेजेस में, या किसी कोई टेक्निकल डिग्री लेने के लिए आगे पढ़ाई नहीं करती। बहुत जल्दी अपनी पढ़ाई पूरी कर कर ये अपना मजदूरी कार्यों में लग जाती हैं। उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि इसके बिना इनके परिवार का गुजारा नहीं होता। शहरों में नियमित वेतनभोगी कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक हैं। क्यों? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाई के अवसर कम है, स्किल्ड लोग कम होते हैं। दूसरा, यहाँ गरीबी होती है। गरीबी के कारण ये बहुत जल्दी, शिक्षा का अभाव होता है और ये बहुत जल्दी मजदूरी के लिए चले जाते हैं। जबकि नियमित वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए अच्छी पढ़ाई की और इसके साथ साथ स्किल्ड की, कौशल की आवश्यकता होती है, जो गांव के लोगों में अपेक्षाकृत कम है। वहाँ अवसर भी कम है। वहाँ कोई बड़े ऑफिस या बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं लगी होती, इसलिए इन लोगों को, ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों को ये अवसर भी कम मिलते हैं। ऊपर पार्ट फर्स्ट में डिटेल बात हुई है। नियमित वेतनभोगी कर्मचारियों में महिलाएं कम क्यों हैं? 3-4 कारण थे। पार्ट फर्स्ट में ठीक से डिस्कस किए थे। एक कारण था कि महिला शिक्षा अभी व्यापक नहीं है। दूसरा कारण था महिलाएं माइग्रेट नहीं कर पाती, है ना, एक जगह से दूसरी जगह तक। महिलाएं नौकरी करें या ना करें, ये निर्णय उनका स्वयं का ना होकर किसका होता है? पारिवारिक निर्णय। भारत की सामाजिक स्थिति ऐसी है कि महिला नौकरी करेगी हमारे घर की या नहीं करेगी, ये उसका स्वयं का निर्णय नहीं है, ये परिवार का निर्णय होता है। और परिवार यदि ठीक ठाक काम चल रहा है, गुजारा हो रहा है, तो परिवार नहीं चाहता कि वो महिला कोई जॉब करे। ऐसे आम धारणा है। हालांकि समय के साथ ये धारणाएं टूट रही हैं और अब परिवारों में महिलाएं भी नौकरी तेजी से बढ़ रही है। क्या अनौपचारिक क्षेत्र के बजाय औपचारिक क्षेत्र में रोजगार सृजित करना आवश्यक है? जी बिल्कुल आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जो औपचारिक क्षेत्र है, यहाँ जो श्रमिक लगे हुए हैं, ये ज़्यादा, इनका जीवन स्तर ज़्यादा अच्छा होता है। इनको वेतन अपेक्षाकृत ज़्यादा मिलता है। इनको सामाजिक सुरक्षा लाभ, जो वही पेंशन, ग्रेजुएटी, चिकित्सा सहायता, छुट्टियाँ, वो ज़्यादा मिलती हैं। तो इनका जीवन स्तर अपेक्षाकृत अच्छा होता है। देन, आप एक गांव में रह रहे हैं। यदि आपको ग्राम पंचायत को सलाह देने को कहा जाए कि आप गांव की उन्नति को किस प्रकार से के क्रियाकलाप सुझाव देंगे जिससे रोजगार सृजन भी हो, क्या करें हम गांव में? कुटीर उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, है ना। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ज़्यादा की जाएं, कृषि का उन्नतीकरण करें, गांव की साफ सफाई पर ध्यान दें। ये सारी चीज़ें क्या करेंगी? रोजगार बढ़ाएंगी। इसके साथ साथ हम गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारिक संरचना का विकास करें, जिससे बाहर के लोग भी वहाँ अपनी फैक्ट्री वगैरह लगा सकें। बेरोजगार कौन होता है? आज ही बात हुई है, समझ गए होंगे। जो कार्य करने का इच्छुक है, योग्य है, प्रचलित मजदूरी दरों पर कार्य करने का इच्छुक भी है और फिर भी उसको रोजगार नहीं मिल रहा, वो कहलाता है बेरोजगार। संघर्षात्मक बेरोजगारी क्या होती है? मैंने विद एग्जाम्पल आपको समझाई है। भारत में बेरोजगारी दूर करने के लिए 4 उपाय बताओ। अभी अभी ये बात हुई थी 4 उपाय की। ये रे, बेरोजगारी के कारण थे और बेरोजगारी दूर करने के उपाय। ये 5-7 उपाय हैं, इसमें से कोई 4। चलिए, ये आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया। उम्मीद है, आशा है आपको समझ आ गया होगा। और यदि समझ नहीं आया है तो आप इस वीडियो के नीचे अपने कमेंट्स डाल दीजिएगा, जिससे आगे सुधार हो सके, है ना। जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम लिखिएगा। समझ आ रही है तो वो भी लिखिएगा कि आपको अच्छे से समझ आ रही है। तो उससे फिर हम क्या करेंगे, यदि आपको लग रहा है कि यही टेक्नोलॉजी इसी तरह से ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा है, तो हम इसी को और इफ़ेक्टिव बनाएंगे, ज़्यादा प्रभावशाली करके लागू करेंगे आगे वाली वीडियो में। चलिए बेटा जी, थैंक यू, आपने मेरी बातें सुनी, इतना समय लगाया। उम्मीद है आपको कुछ तो मिला होगा इससे। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस